अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली ज़ैब ख़ान। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ये चैप्टर नंबर 1 के हवाले से क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9 के और फर्स्ट ईयर के जो ख़ास तौर पर हैं, उनके लिए लेक्चर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। बेसिकली देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि यानी ज़िंदगी का वो दर्जा या वो स्टेज जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है, एक सेल पर से बना होता है। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल दैट कैरीज आउट ऑल द फंक्शंस नीडेड बाय ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे जानदार जो टोटली मुकम्मल तौर पर सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, ओनली वन सेल से, और मगर उसके बावजूद उनके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ हो रही है जो एक कंप्लीट जानदार में होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास है डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट है एंड एक्सक्रीशन वगैरह। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है जानदार यूनिसेलुलर। ये हमारे पास अमीबा है, ये एंट अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, ये क्लेमाइडोमोनास है, बैक्टीरिया वगैरह, इस तरह ये। अब ये सारे जानदारों को अगर आप देखें तो इनकी पूरी की पूरी होल बॉडी जो मुकम्मल तौर पर जो इनकी बॉडी है सिर्फ एक सेल से बनी है, मगर इसके बावजूद ये डाइजेशन कर सकते हैं, ये एक्सक्रीशन कर सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं, ये तमाम काम कर सकते हैं जो एक मुकम्मल जानदार जो हमारे पास एक मल्टी सेलुलर जैसे कि हम कर सकते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर मौजूद होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मगर हम इनको कहते हैं ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अमीबा। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एक एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम अमीबा को समझते हैं तो हमें ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखें अमीबा क्या है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फाउंड इन शैलो वाटर। ये शैलो वाटर ऐसा ऐसा पानी जहाँ पर सनलाइट बहुत इंटेंस लेवल की ना हो, ठीक है, थोड़ा सा गहरा, और जो है जहाँ पर सायेदार पानी हो, ठीक है, दरमियाने दर्जे का टेम्परेचर हो उसका, वहाँ पर ये आपको मिलेंगे। जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, पूल्स हो गए एंड स्टेगनेंट वाटर जो ठहरा हुआ पानी होता है, वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे अमीबा। इरेगुलर शेप होती है इनकी, देखें ये एक एग्जांपल है अमीबा की। अब इसकी शेप इरेगुलर है और ये एक फ्रेश वाटर में ज़्यादातर पाया जाता है, एक्वेटिक जानदार है, पानी में रहने वाला जानदार है। इट हैज़ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके सराउंडिंग ये आपको जो सबसे बाहर वाली जो लेयर नज़र आ रही है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इसको एक तो साइटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन कर रही है, उसके अलावा इसके बॉडी के अंदर जो चीज़ों का अंदर और बाहर आना जाना होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से ही होता है। यानी ये यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन के भी काम करवा रही है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है इसका, उसमें न्यूक्लियस भी होता है, फूड वैक्यूल्स भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और तमाम ऑर्गन जितने भी हैं। देखिए यहाँ पर ये आपके पास फूड वैक्यूल्स है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसी तरह ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। यानी जितने भी वो ऑर्गेनेल्स जो एक सेल को सारे फंक्शंस करने के लिए चाहिए होते हैं, एनर्जी बनाने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए, रिप्रोडक्शन करवाने के, वो सारे इसके पास मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इस तरह के, ये वो स्ट्रक्चर जिसके ज़रिए से ये क्या करता है, ये मूवमेंट करता है, जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के ज़रिए से ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, ऐसे जानदार जो हैं तो यूनिसेलुलर मगर ये हमेशा कॉलोनी की शक्ल में आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पर हम वोल्वॉक्स देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये आपके पास एक सिंगल वोल्वॉक्स है, ये एक दूसरा वोल्वॉक्स है, ये एक और वोल्वॉक्स है, ये सारे ये वोल्वॉक्स है आपके पास, मगर इस वक्त ये एक कॉलोनी की शक्ल में मिलकर रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी हर जो वोल्वॉक्स है या हर जो जानदार है वो अपना काम खुद ही करेगा, वो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करेगा, वो अपने रिप्रोडक्शन का जिम्मेदार खुद होगा, वो अपनी ग्रोथ का जिम्मेदार भी खुद होगा। मगर बस ये रहेंगे सिर्फ एक बहुत सारे हज़ारों या सैकड़ों की तादाद में आपको एक जगह पर एक साथ मिलेंगे। ये जो हम देख रहे हैं ये कॉलोनी है पूरी किसकी, वोल्वॉक्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम वोल्वॉक्स की बात कर रहे हैं तो हम वोल्वॉक्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं।
वोल्वोक्स क्या है? वोल्वोक्स बेसिकली एक ऐसा जानदार है जिसका ताल्लुक एक जानदारों के ग्रुप से, जिसको हम कहते हैं एलजी। क्या कहते हैं? एलजी। एलजी क्या है? एलजी फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक से मुराद ये है कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसके पास फ्लैजिला होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये फ्लैजिला है। इसके ज़रिए से ये क्या कर सकता है? ये लोकोमोशन या मूवमेंट कर सकता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर वगैरह में। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अलावा दे आर नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स। अच्छा, ये इंसानों के लिए ख़तरनाक नहीं होते क्योंकि ये कोई ऐसा केमिकल नहीं बनाते, या ना इन सब तक कोई ऐसी बीमारी रिपोर्ट हुई है इंसानों में, ख़तरनाक बीमारी की जो नुकसानदेह बहुत ज़्यादा हो। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, ये ख़तरनाक नहीं है, यानी ये आपको बीमार नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका ताल्लुक किससे? एलजी से, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये कि एक ऐसा जानदार जो कि बहुत ज़्यादा सेल से बना है, जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा सेल्स आते हैं, मतलब वो सैकड़ों से लेकर करोड़ों सेल्स तक, यानी मिलियंस और ट्रिलियंस सेल से बने हुए होते हैं। इसकी मिसाल हम आपस में इंसानों की भी बात कर सकते हैं। हम इंसान भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। जितने भी आपके प्लांट्स हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। आपके फंजाई जितने भी हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, सिवाय यीस्ट के। ठीक है, तो हम इसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। मस्टर्ड एक प्लांट है जो आपकी 9th क्लास की बुक में भी मौजूद है कि ये क्या करता है। ये एक प्लांट है, सॉरी, और इसका ताल्लुक इससे किंगडम प्लांटी से, किंगडम प्लांटी से इसका ताल्लुक है। और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये इसका बोटेनिकल नेम है। और हमारे आम जो एशियाई ममालिक है जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश, वहाँ पर इसको सरसों भी कहा जाता है। सरसों के नाम से ये ज़्यादा इसको लोग जानते हैं। ठीक है, सरसों का प्लांट वगैरह। अच्छा, इसकी जो लीव्स होती हैं इसको एज ए वेजिटेबल यूज़ किया जाता है, यानी खुराक के तौर पर हम खाते हैं बड़े शौक़ से। जो एशियाई लोग होते हैं बड़े शौक़ से खाते हैं, ख़ासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के लोग। ठीक है, ये इस तरह की लीव्स होती है, यकीनन आपने भी खाने के तौर पर इस्तेमाल की होंगी और काफ़ी बेनिफिशियल भी होती है। और इसके जो सीड्स होते हैं वो तेल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इनके सीड से तेल निकाला जाता है, जिसको हम सरसों का तेल भी कहते हैं आम ज़बान में। ठीक है, और इसके जो प्लांट होता है इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है इसका वेजिटेटिव पार्ट, जो आपको यहाँ डायग्राम में शो नज़र आ रहा है। जितना भी ग्रीन वाला हिस्सा है इसका, ये इसका वेजिटेटिव पार्ट है, जिसमें इसके स्टीम, रूट और लीव्स आ जाती हैं। और दूसरा हिस्सा उसका होता है फ्लावरिंग प्लांट, जो रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके प्लांट की जो मस्टर्ड का जो प्लांट है इसके हम दो हिस्से करते हैं। एक वेजिटेटिव पार्ट है जो ग्रोथ के लिए इस्तेमाल, जिसका काम ग्रोथ करवाना है, और दूसरा फ्लावरिंग प्लांट पार्ट है जिसका काम रिप्रोडक्शन करवाना है। और इसका फ्लावर कैसा होता है? येलो कलर का फ्लावर होता है, जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, फ्रॉग। यकीनन जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आगाह होते हैं। फ्रॉग का जिक्र बायो में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है ना, बहुत सेलिब्रिटी टाइप की एक जो चीज़ है ये। अच्छा, बिलोंग, इसका ताल्लुक किससे होता है? इसका ताल्लुक है क्लास एम्फीबिया से। ये एक वर्टिब्रेट की क्लास है एम्फीबिया। फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम क्या है? राना टिग्रीना। इसको कहते हैं हम राना टिग्रीना। ये कहाँ पर आपको मिलेगा? ये आपको वाटर के में भी मिलेगा और खुश्की यानी ज़मीन के ऊपर भी मिलेगा। आपको पता है फ्रॉग हमारे पास पानी में भी मिल जाता है, फ्रॉग हमें खुश्की वगैरह पर भी मिल जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर मतलब जो नमी वाली जगह होती है, कीचड़ टाइप की कोई जगह होती है, जहाँ की सॉइल के अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये टेम्परेचर के हवाले से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं इसलिए। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और ये है फ्रॉग में कि इसकी जो बॉडी होती है ये हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है, यानी इसके पास कोई नेक नहीं है। फ्रॉग के पास गर्दन नहीं होती। इसका जो सर होता है ये सीधा डायरेक्ट इसके धड़ के ऊपर होता है। यानी हमारा, अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारा जो सर है यानी स्केलेट, हमारा जो स्कल है, ये स्कल और नीचे जो शोल्डर वाला हिस्सा है इसके दरमियान एक गर्दन होती है। मगर फ्रॉग में ऐसा नहीं है। ये इसका जो स्कल है ये डायरेक्ट इसके शोल्डर या जो नीचे का जो ट्रंक वाला हिस्सा वहाँ पर मुश्तमिल होता है। और ये कीड़े वगैरह को या इंसेक्ट्स को, आमतौर पर इंसेक्ट जो होते हैं, जो फ्लाई वगैरह जो इस तरह के, वो उनको एज आ फूड की यूज़ करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, इसको ज़रा गौर से सुने आप, कि ये इसके शिकार करने के, यानी फूड को कैप्चर करने का तरीका बड़ा मज़े का होता है। देखें,
आपने अक्सर देखा होगा शायद कार्टून्स में या डिफरेंट वीडियोस में, या हो सकता है आपने सामने भी लाइव भी देखा हो कि फ्रॉग जो होता है वो क्या करता है, वो मक्खियाँ पकड़ता है अपनी ज़बान से और उनको खा लेता है। होता यह है बेसिकली कि अगर इंसानों की बात करते हैं, ह्यूमंस की या दूसरे जानवरों की, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी जो ज़बान होती है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ज़बान है हमारी, हमारी ज़बान, ठीक है, ये हमारे मुंह के अगले वाले हिस्से से सॉरी, हमारी जो ज़बान होती है ये पिछले वाले हिस्से से चिपकी हुई होती है, यानी नीचे हमारा जो जबड़ा होता है उसके बैक साइड से चिपकी हुई होती है। लेकिन फ्रॉग में ये कहानी ऐसी नहीं होती। फ्रॉग की जो टंग होती है, ठीक है, वो क्या है, वो आगे से चिपकी हुई होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये इसकी आंखों में कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, तो जब इसकी आंखों के सामने से कोई मक्खी गुजरती है तो वो सेंसर्स फ़ौरन से उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और इसकी जो ज़बान है ये ऑटोमेटिकली डायरेक्ट ये बाहर आ जाती है मुंह से और उस मक्खी को पकड़ लेती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यकीनन फ़र्क समझ आ गया होगा कि बेसिकली हमारी ज़बान क्योंकि पीछे से चिपकी, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कहते हैं कि शायद फ्रॉग की जो ज़बान है वो बहुत लंबी होती है। नहीं, में इंसानों से लंबी किसी की ज़बान नहीं होती, जितना हम बोलते हैं उतना तो कोई नहीं बोल सकता। खैर ये तो मजाक था, लेकिन हमारी जो ज़बान है वो पीछे की तरफ से नीचे से चिपकी हुई होती है, जो हमारे जबड़ों से, ठीक है, जबकि फ्रॉग की आगे से चिपकी होती है। तो इसीलिए वो जब बाहर निकालता है तो पूरी की पूरी ज़बान उसके बाहर चली जाती है, जबकि हमारी पूरी ज़बान बाहर नहीं जा सकती। तो इस तरीके से फ्रॉग को क्या होता है कि शिकार करने में आसानी होती है। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।